नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला पर स्वागत है। आप सभी लोग सीटेट की क्लास में एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। तो एनवायरनमेंट में क्लास 4th की ईवीएस हम लोग पढ़ेंगे। तो ईवीएस में इसके पहले 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। तो उसी के आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, दांडी यात्रा। क्या दिया है? दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब हुई थी? यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक भी नहीं बना सकते थे। भला बताओ कि नमक जैसी चीज के लिए बिना कैसे गुजारा हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने की बंदिश कैसी। जो चीजें हमें कुदरत ने दी है उसको बनाने की बंदिश कैसी, गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर एक अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। और गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक का एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है, नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके आगे हम लोग अपना आगे का देखते हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदे मलेरिया, मादा मच्छर, एनाफिलिस से फैलता है। तो खून की जांच कैसे करते हैं? कांच की स्लाइड पे थोड़ा सा बूंद खून लेते हैं और उसके वजह द्वारा आपकी खून की जांच की जाती है। फिर आता है मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। फिर डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए माइक्रोस्कोप से एक देखते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप है इसकी सहायता से किसी चीज को आप 1000 गुना बड़ी देख सकते हैं। कितनी गुनी? 1000 गुनी बड़ी तक का देख सकते हैं। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। बहुत से माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं कि 1000 से भी ज़्यादा गुना बड़ा उसको देख सकते हैं और उसकी बारीकियों से उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। फिर आइए हम लोग देखते हैं मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से ही बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। आगे दोस्तों इसको देखते हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां यानी इसमें आयरन लोहा होता है। जैसे डॉक्टर आपको बोलता है क्या, गुड़ खाने के लिए, आंवला खाने के लिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए, तो समझ जाइए आपके अंदर आयरन की कमी है, लौह रक्त की कमी है। मक्खियां पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। मक्खियों से क्या होता है? पेट की समस्याएं होती है, पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है, जिसको फंगाई बोलते हैं। फंगाई एक ऐसा प्लांट है जो बरसात के मौसम में फैलता है बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, उनका नाम क्या है? रोनाल्ड रोस। क्या नाम है? रोनाल्ड रोस। अ, रोनाल्ड रोस। इन्होंने क्या किया था? मच्छर के बारे में पता लगाया था। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तो लोगों को क्या पता लगता था? तो लोगों को लगता था यह खराब हवा की बीमारी है। पहले लोगों को मलेरिया के बारे में जब नहीं पता था तो लोग यही मानते थे कि ये खराब हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है,
इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। तो दिल्ली के स्कूल में अनीमिया से संबंधित रोग हो गया था अनीमिया से। तो 17 दिसंबर 2007 की घटना है दिल्ली में। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे जो है अनीमिया के शिकार हो गए। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है क्योंकि आलस बहुत आने लगता है जब बीमार रहते हैं बच्चे। और जो कुछ पढ़ाया जाता है उससे समझने में भी परेशानी होती है। जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है बच्चों को। आजकल इन स्कूल में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवा भी दी जा रही है। आजकल बच्चों को आयरन की टेबलेट भी लगती है, आयरन की टेबलेट भी खाने के लिए मिलती है और आयरन के लिए इंजेक्शन भी आने लगा है। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अनीमिया क्या है? खून की कमी से होने वाली बीमारी है। तो लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग से के कीड़े होते हैं। जो लार्वे होते हैं पतले पतले और भूरे रंग से कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, होने दें। जिससे नहीं तो उसमें मच्छर अंडे देंगे, उससे ज्यादा मच्छर होंगे और फिर बीमारी ज्यादा फैलेगी। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रोज को किस क्षेत्र में दिया गया चिकित्सा का पुरस्कार? नोबेल में। नोबेल का पुरस्कार रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के लिए दिया गया था। 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। क्या कह रहे थे? कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। यानी जो मच्छर है मादा एनफ्लूएंजा से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोज ने किया था। फिर आते हैं ग्रुप लीडर के गुण। ग्रुप लीडर के गुण क्या क्या होते हैं? पर्वतारोहण के संदर्भ में जब रॉक क्लाइंबिंग होता है, पर्वत पे चढ़ते हैं लोग, पर्वतारोही होते हैं, उनके भी गुण होते हैं। क्या होते हैं? बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। जो हेड होते हैं, लीडर जो उनके होते हैं, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जब जितने ग्रुप में सदस्य हैं उनके आगे बढ़ जाने पे ही जो ग्रुप के लीडर को बढ़ना रहता है। जो चल ना पाए उससे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, जो चल नहीं पाता है उसका हाथ पकड़ना, उसको आगे बढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना ये ग्रुप लीडर का भी काम है। साथी के बीमार पड़ने पर भी उसका ध्यान देना है। साथी अगर कोई साथ में रहने वाला जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है वो बीमार हो जाता है तो उसके दवा की भी व्यवस्था करना, उसके रहने के लिए भी व्यवस्था, खाने पीने की भी व्यवस्था करना पड़ता है। किसी भी ग्रुप के सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। मान लीजिए किसी ग्रुप के सदस्य ने कोई गलती की है तो उसके लिए हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मीजो भाषा बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज्यादा सख्त के लिए होता है। विटामिन सी क्या काम करता है? और विटामिन सी और आयरन की गोलियों जो है गरम गरम चॉकलेट वाला दूध, दूध के साथ जो गरम गरम दूध पीते हैं आप, उसमें विटामिन सी और आयरन की गोली ले लेते हैं उसके साथ में, तो आपको ठंड से बचाव और ज्यादा सख्त यानी एनर्जी ताकत के लिए दी जाती है विटामिन सी और आयरन की गोली। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज जैसे स्लिक, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, विंड शीटर, सिटी ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने का सामान। इतना वो लोग लेके जाते हैं जो पर्वतारोहण जाते होते हैं पर्वतारोही, वो ऊपर जाते हैं तो अपने लिए खाने के लिए इतना सामान लेके जाते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं टेकला गांव। टेकला गांव जो है एक 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण
90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर अपना कदम रखा। नेपाली जिसको नाम है नेपाली सागरमाथा, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है, उस पर बछेंद्री पाल ने सबसे पहले चढ़ाई की। कब किया था? 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर इन्होंने अपना कदम रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो भारत की कौन सी महिला थी? पहली, और संसार की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई की थी। गोलकोंडा जो है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। गोलकोंडा कहाँ पे है? भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। फिर आगे देखते हैं गोलकोंडा के बारे में दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि जो गोलकोंडा के किला है उसमें बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। जो गोलकोंडा की दीवारें हैं, मोटी दीवार है, लंबा चौड़ा गेट है। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। यह किला कब मिट्टी का था? किस समय तक? 1200 ईस्वी तक का क्या था? मिट्टी का था। और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। 1558 से लेकर 1687 तक यहाँ कुतुबुशाही ने सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। 1558 से लेकर 1687 तक कुतुबुशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक लोग शासन किए। कांच के सॉरी माफ कीजिएगा, कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। मल्लापुरम कहाँ है? केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब कहाँ पे हैं? अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स जो है पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में अ, गई थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष की मजेदार बातें। सुनीता जो विलियम्स हैं अंतरिक्ष में गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई, फैक्ट, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते हैं। वहां पर अंतरिक्ष में क्या है? हम लोग एक जगह बैठकर नहीं टिक सकते हैं। क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। यान में एक जगह से दूसरी जगह तक तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह नहीं टिकता है। यहाँ बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। वहां पे जो अंतरिक्ष में पानी है बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा तब मजा आता है जब हम उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसका बाल देखो पूरा फैला हुआ है, वहां पे कंघी नहीं कर सकते हैं। बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उससे भी दीवारों के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। रा- फिर देखते हैं तारे टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड होता है। जो टूटता तारा लोग देखते हैं वो उल्का पिंड होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही तारा जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक का
रहने वाली सबसे पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी देख को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखाते, ये लाइन तो कागज पर ही होते हैं। सुनीता ने क्या बताया कि यहाँ पे अलग अलग देशों का हम लोग नहीं कह सकते हैं, केवल वहां पे दिखाई देते हैं। जो देश अलग अलग क्या है, केवल नक्शे पे आधारित मान सकते हैं कि ये अलग अलग देश हैं, कागज पे ही होता है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई जो भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी इलाकों में क्या करते हैं लोग? नायलॉन का टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों? लद्दाख को कहा जाता है। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं, लद्दाख में आपको लकड़ी की लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें, बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। लद्दाख में कैसे घर दिखाई देंगे? लकड़ी के घर दिखाई देंगे। तो ढलान वाली छतें होंगी, जो जो घर होंगे लकड़ी के बने, उनके ढलान वाली ढालू छत बने होंगे और बर्फ से ढके रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा है, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में सूखेपन की वजह से कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ है स्वागत है, स्वागत है। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ क्या है दोस्तों? स्वागत है, स्वागत है। ये आपका ये दिया हुआ है। ये ये क्वेश्चन बना है एक बार सीटेट में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, लद्दाख में बने घरों की खासियत। लद्दाख में घर कैसे बने होते हैं? यह 2 मंजिली इमारत वाले होते हैं। लद्दाख में कैसे होते हैं? 2 मंजिला इमारत वाले होते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो लद्दाख में कैसे दीवार होते हैं? दीवारों पे क्या होता है? मिट्टी और चूने की मोटी परत, मतलब उसको पेंट करते हैं, लिपाई कहते हैं जिससे होते हैं। और दीवार जो होते हैं 2 मंजिला बनी होती है। एक के ऊपर एक पत्थर से बने होते हैं। घर अंदर से एक सेट की तरह होता है, जिससे बहुत सारी घास जमा थी जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए है। जो भूतल जो है ना, जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का तल्ला है, जानवरों के लिए है और आवश्यक चीजों के रखने के लिए, जैसे अनाज भंडारण के लिए होगा, लकड़ी हो गया, अपना जानवर के रहने के लिए होगा, और तमाम चीजें होती हैं। कभी-कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग भूतल पर भी चले आते हैं। जब ज़्यादा ठंड होने हो लगती है, ऊपर के फ्लोर से लोग नीचे चले आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। छतों को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्ची, नारंगी कद्दू, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। लद्दाख में क्या पाया जाता है? लाल मिर्ची, नारंगी कद्दू, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी में मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। गर्मियों में क्या करते हैं? कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ गर्मियों में कौन कौन से फल या सब्जी को सुखाया जाता है, जिससे ज्यादा दिन तक उसको रखा जा सके और बाद में
इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। गर्मी के मौसम में हो गया, फलों और सब्जियों को सुखाते हैं, ठीक है। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। मोटी जो दीवारें होती हैं, लकड़ी का फर्श होता है, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। जब ये से मोटी होती है, बाहर की हवा उष्मा नहीं आ सकती, ना अंदर से उष्मा बाहर जाती है, ना बाहर से उष्मा अंदर आती है। इसलिए वहाँ पे जब ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं तो कम ठंड लगती है। लद्दाख में संकरी, पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कैसी सड़कें हैं? लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। चोंगथांग लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। वह चट्टानी मैदान है। चोंगथांग जो है लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर, माफ कीजिएगा, 5,000 मीटर की ऊंचाई पे है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तब ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो आपको सांस लेने में समस्या होगी। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक। पर्वतीय क्षेत्र में ना कोई पेट्रोल पंप होता है अधिकतर, ना ही कोई मैकेनिक पाया जाता है। चांगपा पहाड़ी पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा कहाँ है? पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजात है जो जम्मू कश्मीर उधर लद्दाख में पाई जाती है। चांगमा चांगपा जनजात में केवल लगभग 5,000 लोग हैं। चांगपा जनजात में कितने लोग हैं? लगभग 5,000 लोग हैं। ये 5,000 लोग हो गया। चांगपा हमेशा अपने बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं। चांगपा क्या करते हैं? हमेशा अपने भेड़ों और बकरियों के साथ में घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। तो भेड़ों से क्या क्या मिलता है? दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, टेंट के लिए खाल भी मिल जाता है, कोट और स्वेटर बनाने के लिए ऊन भी मिलते हैं, जो कि काफी गर्मी देने वाले होते हैं, जो भेड़ के ऊन से बनाए जाते हैं। किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वो सबसे समृद्ध परिवार माना जाता है वहां पे। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होते हैं। जो इन बकरियों से वो क्या करते हैं? पश्मीना ऊन बनाते हैं। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। चांगपा लोग क्या करते हैं? बकरियों और उन भेड़ों को ठंडे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर चराते हैं। इससे क्या होगा? ठंडी ज्यादा रहेगी तो उनके जो है बकरियों के बाल हैं अधिक मुलायम रहेंगे, ज्यादा उगेंगे और मुलायम रहेंगे। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान में रहते हैं। यह उनकी जीवन और उनकी आजीविका है। उनका जीवन और आजीविका भेड़ और बकरियां जो है चांगपा लोगों की क्या है? आजीविका है। चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। चांगपा लोग क्या करते हैं? अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। जो चांगपा लोग हैं अपना सब सामान पैक करने और उनको आगे बढ़ने में कितना देर लगता है? 2.5 घंटा। चांगपा अपने तंबू को क्या कहते हैं? चांगपा के लोग अपने तंबू को रेम्बो कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है और मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हो गया। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा भाषा में चांगथांग का मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं उसे चांगपा कहा जाता है। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपा इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं।
श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई दें तो कुछ देंगे तो कुछ पानी पर। श्रीनगर में आपको कुछ घर क्या है पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पे। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियां से खरीदते हैं। कश्मीरी लोग क्या है अपने घरों पे रोटियां नहीं पकाते हैं बल्कि वो बेकरी से खरीद लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय आश्रय कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह में भी ले जाता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों के विशेष चिन्ह लगाता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों को विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती है। कौन गिनता है? महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं, लेखा से बाहर निकालती हैं और कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते पर आता है। जो कारगिल है लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते पर आता है। तो शिक्षक के लिए एक संकेत दिया गया है, वो हम लोग देखते हैं उसके बाद। शिक्षक संकेत चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जितनी ऊंचाई पर यानी जाएंगे उतनी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। बच्चों को ऐसे भाषा समझाना पड़ेगा कि उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन क्या है इस समय की अपेक्षा नहीं इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है, तो बच्चों को ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेने में मुश्किल होगा, तो खुद एहसास करेंगे कि सांस लेने में समस्या हो रही है, यानी कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट में हमारे पर्यावरण में वो हुआ कमी आई है, तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ऐसे इसको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, समझा सकते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं जिससे कि उन लोगों को सांस लेने में समस्या न हो, ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी रोजी रोटी के लिए लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें